हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनटीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 2 मार्च 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रजज्जा झील किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन डी सीरिया, ऑप्शन डी ईरान। देखिए, इराक की रजज्जा झील कभी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र थी, जो अपने खूबसूरत दृश्यों और मछलियों की बहुतायत के लिए जानी जाती थी, जिस पर स्थानीय लोग निर्भर थे। अब मरी हुई मछलियां इसके तटों पर जमा हो जाती है और इसके चारों ओर की उपजाऊ भूमि एक बंजर रेगिस्तान में बदल गई है। रजज्जा झील, जिसे मिल्ह झील के नाम से भी जाना जाता है तथा अरबी में इसे सॉल्ट लेक कहा जाता है, इराक के अनवर और करबला प्रांत में स्थित है। यह इराक की दूसरी सबसे बड़ी झील है और यह विस्तृत घाटी का हिस्सा है, जिसमें अबानिहा, थरथर और बहर अल नजफ की झीलें शामिल हैं। झील का निर्माण यूफ्रेटिस नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने और सिंचाई उद्देश्य के लिए एक विशाल जलाशय के रूप में उपयोग करने हेतु किया गया था। इराक के अत्यधिक गर्म ग्रीष्मकाल के दौरान राहत पाने के लिए इराकियों और पर्यटकों द्वारा झील को एक मनोरंजक स्थल के रूप में देखा जाता है। झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी इराक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए एक स्टार रेटिंग प्रणाली शुरू कर रहा है? ऑप्शन ए फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी, ऑप्शन बी है आपका सेंटर फॉर फूड सेफ्टी, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई। देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फसाई पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए एक स्टार रेटिंग प्रणाली शुरू कर रहा है। यह प्रणाली ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए शुरू की गई प्रणाली पर आधारित है। यह हेल्थ स्टार रेटिंग प्रणाली के अनुसार पैक किए गए खाद्य पदार्थों की पैकिंग के सामने की तरफ सितारों की संख्या को प्रदर्शित करना होगा, जो दर्शाएगा कि यह नमक, चीनी और वसा की मात्रा के आधार पर कितना स्वस्थ या अस्वस्थ है। विदित हो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, समाज सुधारक एवं भारत केसरी मधुदू पद्मनाभन की पुण्यतिथि पर उन्हें कब श्रद्धांजलि अर्पित की गई है? ऑप्शन ए 25 फरवरी 2022, ऑप्शन बी 26 फरवरी 2022, ऑप्शन सी 27 फरवरी 2022, ऑप्शन डी 28 फरवरी 2022। देखिए, 25 फरवरी 2022 को समाज सुधारक एवं भारत केसरी मधुदू पद्मनाभन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मधुदू पद्मनाभन का जन्म 2 जनवरी 1878 को केरल के पेरुन्ना कोट्टयम जिला जो है वो आपका उसमें हुआ था। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। नायर समुदाय के उत्थान के लिए उन्होंने 31 अक्टूबर 1914 को नायर सेवा समाज की स्थापना की। वर्ष 1959 में उन्हें भारत केसरी का खिताब दिया गया था। वहीं वर्ष 1966 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनका निधन जो है वो आपका 25 फरवरी 1970 को हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 25 फरवरी 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग कितने करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 10.78 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 11.78 करोड़ रुपए, रुपये बोल रहे हैं हम यहाँ पे, किसान होगा। ऑप्शन सी होगा 11.78 करोड़, ऑप्शन डी है आपका 15.78 करोड़।
देखिए, पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया गया है और पूरे भारत में इस योजना के पात्र लाभार्थियों को विभिन्न किस्तों में 1.82 लाख करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसे आपका 24 फरवरी 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में 4 महीने में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। यह योजना शुरू में उन छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए थी जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन बाद में इस योजना का दायरा सभी भूमि धारक किसानों को कवर करने हेतु बढ़ा दिया गया। यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा 11.78 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कोविड-19 हेतु किसका पहला स्वदेशी रूप से यहाँ पे किस देश का होगा, ठीक है, किस देश का स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कॉर्बेवैक्स टीएम जो आपका इसका ये नाम है, ठीक है, उसको 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आपातकालीन उपयोग हेतु अनुमोदन प्राप्त हो गया है। तो ऑप्शन ए होगा आपका भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। देखिए, हाल ही में कोविड-19 हेतु भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, हम लोग शॉर्ट में इसको आरबीटी बोलेंगे, ठीक है, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन जिसका नाम आपका कॉर्बेवैक्सिटियम है, जिसे बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आपातकालीन उपयोग हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। यह वैक्सीन की दोनों खुराक 28 दिनों के अंदर लेनी होगी। यह 12 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बच्चों तथा वयस्कों के लिए भी स्वीकृत है। कॉर्बेवैक्सिटियम को 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जा सकता है। मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत प्रभावी कोविड-19 टीकों के विकास और इनकी सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। यह इस मिशन के तहत समर्थित दूसरा टीका है जिसे 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग हेतु आपातकालीन उपयोग का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाल ही में सरकार ने कितने करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ आप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना को 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए 1164.88 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है आपका 1264.88 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है आपका 1364.88 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है आपका 1464.88 करोड़ रुपए। देखिए, हाल ही में सरकार ने 1364.88 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ आप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना को 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना आप्रवासन वीजा जारी करने, विदेशियों के पंजीकरण और देश में उनकी गतिविधियों पर नजर रखने से संबंधित कार्यों को आपस में जोड़ने और अनुकूलित करने का प्रयास करती है। इसका मुख्य उद्देश्य आप्रवासन और वीजा सेवाओं को आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करना है। इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाली मिशन मोड परियोजना में से एक के रूप में पहचाना और शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 1364.88 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 895 वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों के बीच 4800 दैनिक जीवन सहायता और सहायक उपकरण वितरित करेगा? ऑप्शन ए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 895 वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों के बीच 4800 दैनिक जीवन सहायता और सहायक उपकरण वितरित करेगा।
बात करते हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में, तो इसे वर्ष 2017 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ये वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस फंड को जो है आपका वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया था। छोटे बचत खातों पीपीएफ और ईपीएफ से सभी दावा रहित राशियों को इस फंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के उन वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान कराना है जो क्षीण दृष्टि, श्रवण दोष, दांतों की क्षति और चलने में व्यवधान आदि उम्र से संबंधित असमर्थता से पीड़ित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी रेणुबाला चानू, ऑप्शन सी मीराबाई चानू, ऑप्शन सी स्वाति सिंह। देखिए हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही मीराबाई चानू ने इस वर्ष बर्मिंघम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सिंगापुर भारोत्तोलन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पहली बार 55 किलोग्राम भार वर्ग में भाग ले रही चानू ने कुल 191 किलोग्राम, जिसमें आपका 86 किलोग्राम प्लस 105 किलोग्राम भार उठाया। इस दौरान उन्हें किसी तरह की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा और वो आसानी से शीर्ष स्थान पर रही। कर्णम मल्लेश्वरी की बात टोक्यो 2022 में मीराबाई का रजत पदक किसी भारतीय वेटलिफ्टर द्वारा जीता गया दूसरा ओलंपिक पदक था। ये पीवी सिंधु के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला भी बनी। उनका जन्म इम्फाल के नोंगपे कांगसिंग गांव में 8 अगस्त 1994 को हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, मीराबाई चानू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 विदेशी प्रशिक्षण नोड बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। देखिए 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के मध्य भारत और जापान के बीच एक संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 विदेशी प्रशिक्षण नोड बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वर्ष 2018 से भारत में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त अभ्यास कार्यक्रम में हाउस इंटरवेंशन ड्रिल, अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी, प्राथमिक चिकित्सा, निहत्थे मुकाबला और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट फायरिंग शामिल है, जहां दोनों पक्ष संयुक्त रूप से संभावित खतरों को निष्फल करने के लिए अच्छी तरह से विकसित सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला प्रशिक्षित योजना और निष्पादित करेंगे। वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए सामरिक कौशल, बलों के बीच अंतर संचालन एवं सेनाओं के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, जापान। अभी आपको बताना है कि जापान और भारत के बीच में जो है और कौन से अभ्यास किए जाते हैं। ठीक है, सैन्य अभ्यास, ये आपका क्वेश्चन है पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आयोजन करेगा? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्री, ऑप्शन डी महिला और बाल विकास मंत्री। देखिए आयोजन करेगा नहीं, आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, देखिए महिला और बाल विकास मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल से विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आयोजन शुरू हो गया है। यह सप्ताह पुरुषों और महिलाओं की समानता तथा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में हुई प्रगति का उत्सव मनाने का एक अवसर होगा। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के सहयोग से महिला की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ इस अभियान का कल से इसकी शुरुआत हुई है। 2 मार्च को होने वाले कार्यक्रम में संकट की स्थिति में महिलाओं की सहायता के लिए पर्याप्त वन स्टॉप सेंटर की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 3 मार्च 2022 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम का विषय है
कल की महिलाएं। इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित के क्षेत्र में महिला की भूमिका, अवसर, चुनौतियां और समाधान हेतु मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 4 और 5 मार्च को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहयोग से भोपाल में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन होगा। 7 मार्च को बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें स्कूल न जाने वाले लड़कियों की सहायता पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।